मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम खबरें और अपडेट्स हैं आपके साथ मुझे इस व्लॉग में शेयर करनी है और ख़ास तौर पर बात करेंगे उस लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आज लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां पर फिर उनको कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद ही आज इंसाफ देने पर तुले बैठे हैं। तो जनाब उन्होंने फिर कैसी फील्ड दी पीटीआई को आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मिसिंग पर्संस के हवाले से भी अहम केस था जिसमें फिर से आज इमरान रियाज खान की बाज़गश्त रही। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान रियाज खान को बुला रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में पूछेगी उनके साथ कि क्या हुआ, कौन ले गया और कैसे उनके शब रोज़ गुजरे, किधर थे वो और क्या उनके साथ पेश आया। देखते हैं इसके ऊपर क्या उन्होंने जवाब दिया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की भी कि क्या इस वक्त हमें नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और किस तरीके से इलेक्शन के मुलतवी होने की जो खबरें हैं वो मज़ीद अब स्ट्रेंथन होती जा रही हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। चलिए जी, सबसे पहले ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड के केस की आज समाअत थी और इस सिलसिले में पहले ही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ सबूत, शवाहिद, तमाम तर जो डाटा है उसे इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया था, जिसमें वीडियो सबूत भी मौजूद थे और उसके लिए भी उन्होंने बंदोबस्त कर रखा था कि अगर कोई वीडियोस प्ले करना पड़े तो वो भी किया जा सके। और फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ लेटर्स थे जो लिखे जा रहे थे इस सिलसिले में, जो शिकायत जमा कराई गई हैं, जो आदाद शुमार हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने उसके साथ कंपाइल करके जमा करा दी थी। और फिर जब केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन जो लगाया गया वो तो आपको हैरान ही कर देगा कि इतना ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन उठाया गया। और वो ऑब्जेक्शन उठाया गया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से सरदार लतीफ़ खोसा साहब के लिए। लतीफ़ खोसा साहब जो कि आज पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील की यानी तौर पर। तो उन्होंने जब बात का भी आगाज़ करना चाहा तो इस पर ही सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब उन पर बरहम हो गए कि जनाब आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगा रखा है, ये क्या आप कोई यानी अपने आप को ज़्यादा मकाम और मर्तबा देना चाहते हैं? क्योंकि सरदारी निज़ाम का ख़ात्मा तो कब का हो चुका है और बाकायदा आईने पाकिस्तान के तहत हो चुका है। तो आप अभी तक अपने नाम के साथ सरदार लिखे हुए फिर रहे हैं, तो ये सरदार, ये नवाब, ये सब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। तो पहले तो इस बात के ऊपर उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को डांट पिला दी। तो सर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि भाई इसको मैं देख लूँगा कि आइंदा इस पर ना लिखा जाए। नॉर्मली मैं उसके इसलिए यूज़ नहीं करता कि मैं कोई किसी पर रोब डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद खैर जनाब जब समाअत का आगाज़ हुआ तो काजी फायज साहब ने पूछा कि जी क्या पिटिशन है आपकी, आप तौहीन अदालत का केस लेके आए हैं कि जी हमारे ऑर्डर के खिलाफ कोई काम हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है ज़रा बताएं। जब वो बताने लगे तो फिर वही उनका रवैया जो हमेशा नज़र आता है कि बार बार टोकना, सवाल पे सवाल दोहराना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहना, दूसरे की बात ना सुनना, सवाल करना लेकिन जवाब ना देने देना और फिर बाद में कहना कि आपके पास तो जवाब ही नहीं है हमारी बात का। हर बात में उल्टा जवाब, हर बात में हेर फेर, हर बात में मीन में, और यही कुछ हमें आज भी दिखाई देता रहा। खैर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात पर भी एतराज़ उठाया कि जनाब आप ये जो लेके आए हैं सारा डाटा, ये तो सारा सोशल मीडिया से आपने इकट्ठा किया हुआ है, तो कानून में आपने कानूनी निकात इसमें क्या बनाए हैं, दस्तावेजी सबूत क्या है, सबूत क्या है आपके पास, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया से इकट्ठा हुआ डाटा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए सबूत तो इसमें खुद शामिल हैं कि जब आप देखेंगे कि खुद जो सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने क्या खतूत लिखे हैं आईजीज के लिए और चीफ सेक्रेटरीज के लिए, और वो किस तरह से उन्होंने किया है वो सारी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी की, पीटीआई के लोगों को खास तौर पर कागजात छीने गए, आरओज ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया, तजवीज़ का निंदा उठा लिए, तायद का निंदा उठा लिए, उसके बाद उम्मीदवारों के कागजात जिस तरह बल्क में मुस्तरद किए गए। तो ये सब चीज़ें तो पता चल रही हैं कि बाकायदा एक सियासी जमात को उठा करके आपने इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना है। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के तहत भी हो रहा है। तो आप ये देखिए कि ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो नहीं मिल रही या आपके अपने ही फैसले की खिलाफ वर्जी है, तो आप इस चीज़ को इसलिए एड्रेस करें कि ये सब आपके फैसले की तौहीन कर रहे हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। बहरहाल ये जो बात मैंने आपको 2-1 मिनट में बताई है, ये इस तरह लतीफ़ खोसा साहब बेचारे नहीं बता सके, उनको बताने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि बार बार बीच में काजी फायज ईसा साहब उन्हें इंटरप्ट करते रहे। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली
वो इस बात पे कन्विंस नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया या मीडिया को तो मैं देखता ही नहीं हूँ और इनके सबूत कोई सबूत ही नहीं मैं मानता। तो फिर ये जो आप अपीलें लेकर आए हैं, अगर कागजात मुस्तरद हो गए हैं तो वो जाकर अपीलें फ़ाइल कर दें ट्राइब्यूनल्स में, इसमें मसला क्या है, इतनी सी बात है। तो उन्होंने कहा भाई अपीलें कैसे फ़ाइल करें, हमें तो आरओज़ जो हैं वो कागजात की कॉपी नहीं दे रहे, फैसलों की कॉपी मिलेगी तो हम आगे अपीलें जाके दायर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आईजीज और चीफ सेक्रेटरी कैसे आपके जो है वो फरीक बन गए, इसमें आपने इनको क्यों नोटिस करने के लिए कहा है हमें। तो उन्होंने कहा भाई देखिए सारा कुछ इनके अंडर और इनका क्या ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन से। यानी चीफ जस्टिस आपको ये नहीं पता, सारी दुनिया जो एक अंधा जुल्म देख रही है कि जनाब आरओज का क्या ताल्लुक है। चलिए आरओज का तो फिर भी किसी हद तक है, आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज का क्या ताल्लुक है। यानी यहाँ पर जो पुलिस गर्दी हो रही है तो वो क्या पुलिस वाले अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आईजी क्या उनके हेड नहीं है, तो उनसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई ये पुलिस वाले किसके हुक्म पर लोगों को रोक रहे हैं, उनसे कागज छीन रहे हैं, लोगों के घरों को फैलांग रहे हैं, उनकी इज्जतों के साथ छेड़छाड़ करके उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, तो ये किससे पूछेंगे फिर जाकर, अगर आईजी से नहीं आप पूछेंगे। इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब जो तमाम इस वक्त इंतजामी मामला देख रहे हैं सूबे के, तो क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा कि क्यों आपके सूबे में ये सब कुछ हो रहा है, ये गदर क्यों मचा हुआ है। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब इतने मासूम बन के कह रहे हैं कि जी उनका ताल्लुक क्या है। उसके बाद बहरहाल आगे बढ़ती है कार्रवाई और फिर उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब एक सीनियर वकील हैं, उन्होंने फिर बहरहाल बेहतर टैकल किया और उन्होंने फिर बहरहाल नोटिस उन्हें वो पढ़ के सुनाया जो सारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ख़त था, और वही बेसिकली एक बुनियाद थी। अगर आप देखा जाए तो आज जो सबसे बड़ा जो सारा ये केस खड़ा किया है लतीफ़ खोसा साहब ने, वो वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपना ही ख़त है। तो उसके ऊपर जब उन्होंने वो पढ़ा तो सारी चार्जशीट थी जो कि बता रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो लतीफ़ खोसा साहब को तो ज़्यादा बिल्ड ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब वो लेटर पढ़ा जो खुद उनके अपने ऑफिसर का था तो उससे बात खुल गई कि जनाब ये हो रहा है, या अपना ऑफिसर मान रहा है इलेक्शन कमीशन का। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस को मजबूरन आईजी पंजाब को नोटिस जारी करने पड़े, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करने पड़े और 8 जनवरी को फिर अदालत में जो है दोबारा अब समाअत होगी। लेकिन अब आप देखिए कि ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन इसमें क्या नज़र आती है। पहले सरदार के ऊपर बिला वजह ये मुझे इस तरह से लग रहा था जैसे आमतौर पर जब कोई गेस्ट आता है ना तीखा हमारे प्रोग्राम में, तो वो शुरू से ही एंकर के ऊपर हावी होने के लिए ना किसी छोटी सी बात के ऊपर एक बतंगड़ बनाकर ना वावेला शुरू कर देता है कि भाई आप मुझे टाइम नहीं दे रहे और आपने ये इंट्रो में ऐसे ये क्या करके, ताकि वो पहले ही एंकर को मरूब कर ले और वो उससे ज़्यादा आगे बढ़कर डोमिनेंट होकर सवाल ना कर सके। तो ये एक तरीका वारदात होता है। तो बिल्कुल ही इसी तरह की मुझे एक स्टोरी लगी, सॉरी टू से। उसके बाद फिर जब हम देखते हैं कि जनाब ये सारा जो बीच में इन्होंने लगाई बातें, हालांकि अगर सरदार नाम के साथ इतना एतराज़ था तो फिर सबसे पहले तो आप अपने साथी जज से पूछें। ये जो सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, तो उनके नाम के साथ सरदार लिखा हुआ है और वो एज इट इज़ सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसी तरह उनका तारुफ है। तो फिर सबसे पहले तो भाई आप उनका नाम सरदार साथ हटाएं, सबसे पहला तो इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी मुझे सोशल मीडिया के सबूत हैं, ये तो सोशल मीडिया का डाटा है। तो सोशल मीडिया का डाटा है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो हकीकत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर सोशल मीडिया पर कुछ भी लोग जो मर्जी बोलते हैं, फिर उसकी पेन इतनी क्यों है, फिर उस सब के ऊपर इतनी तकलीफ क्यों है। और वैसे आप ये जो बात करें कि मैं देखता नहीं, ये भी कोई हकायक के बिल्कुल ऐन मुताबिक बात नज़र नहीं आती, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अभी सैकड़ों ऐसी मिसालें कोट कर दी हैं कि जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने खुद कितनी दफ़ा मीडिया और सोशल मीडिया का हवाला दिया है, मुख्तलिफ ख़त लिखते हुए, मुख्तलिफ नोटिस लेते हुए और मुख्तलिफ नोट्स जारी करते हुए। तो उन्होंने उसमें ये कहा है कितनी दफ़ा। असद तूर साहब का जो मामला था, क्या असद तूर साहब खुद आके पेश हुए थे आपको बताने के लिए कि उन्हें किसी ने मारा है? या इसी तरीके से आपने बहुत दफ़ा ये लिखा कि जी मैंने अखबारी तराशे में ये ख़बर देखी, या ये मैंने टेलीविज़न पर ये सुना, या इस तरह। तो आप तो खुद ये हवाले देते रहे, तब आप सोशल मीडिया देखते थे, और आज जब पीटीआई अपने मामलात के ऊपर सोशल मीडिया की बात कर रही है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और खैर ये भी एक बिल्कुल फजूल बात थी कि उन्होंने सारा मीडिया सोशल मीडिया से कोई डाटा कलेक्ट किया है। सोशल मीडिया के भी बिल्कुल डाटा था और सबूत भी साथ लिफ्ट थे, लेकिन इसके साथ साथ दीगर जो ऑफिशियल आपको डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अटैच किए हैं वो तो खुद जो सरकारी दफातर हैं उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। अगर आप देख के पढ़ते तो आपको पता चल जाता, लेकिन वो तो पढ़ने ही नहीं, पढ़ने का तकल्लुफ़ ही नहीं करना और पढ़ने देना भी नहीं, ये भी तुले बैठे थे।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब जिस तरीके से बात शुरू होती है उसमें कि भाई आरओज क्या कर रहे हैं, ये वो, तो कह रहे हैं अपीलें जाके कर लें। यानी आप इतने मासूम हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, और जी अपील जाके कर लें। उन्हें ही नहीं बस पता कि हम अपील कर लें। तो ये सारा जो एक पूरा आपको नजर आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही है या मिल सकती है मजीद। अब क्या होगा, अब नाम नेहाद से ऑर्डर जारी कर देंगे और होता यही फिरेगा। और क्या होगा जब आप किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। कल बहुत सारे लोग शुएब शाहीन साहब पे तनकीद कर रहे थे कि जी वो इस तरह, मान लिया उनकी कोई कमजोरी भी होगी, ठीक, लेकिन अगेन बात वही आती है कि अगर यहाँ पर आप सामने भी जितना मर्जी बड़ा तगड़ा वकील खड़े, जब अगला बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, वो जहन बना के बैठा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे वहां पर। तो ये इस वक्त जो है वो एक ओवरऑल सारी स्टेट ऑफ अफेयर्स है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल जी अब देखते हैं कि क्या होता है अगली समात में। उसके बाद लापता केस का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें फिर इमरान रियाज भाई की दोबारा से बात शुरू हो गई। शुएब शाहीन ने कहा कि जी कल आप कह रहे थे कि इमरान रियाज क्या खुद बोले हैं, क्या उन्होंने बताया है ये, तो उसके ऊपर मेरी कल उनसे फ़ोन पे बात हुई है और इमरान रियाज विलिंग है कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं। तो उसके ऊपर आगे से बस फिर चिरागों में रोशनी ना रही और फिर एकदम गले खुश्क हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये मामला तो फिर वहां जाएगा जहां पर सबके पर जलते हैं। फिर आपको उन लोगों को बुलाना पड़ेगा कि जिनकी शान के खिलाफ है कि वो अदालतों में पेश हो जाएं। तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर इसके ऊपर यही होगा कि फिर आप अपने कहे हुए अकवाल से पीछे हटेंगे। और फिर ये किया काजी फायजीसा साहब ने, उन्होंने जनाब फिर कहा क्यों जी, हम क्यों बुलाएं, हमें क्या पड़ी है कि हम इमरान रियाज को बुलाएं, क्यों ना बुलाएं भाई, बुलाएं ना, अब करें हिम्मत। कल तो आप बड़ी बातें कर रहे थे, पहले तो आप बड़े आइन पसंद बनते थे, पहले तो आपको बड़ी तकलीफ होती थी। मतीउल्लाह जान का एक दिन के लिए लापता हो जाना, वो आपको आज तक नहीं भूल रहा। तो बुलाए ना, आप मतीउल्लाह को ही बुला लें, पूछ लें उनसे किसने अगवा किया, उन्हें पूछे उनसे। अगर इमरान रियाज आपको पसंद नहीं है, वो आपके ख्याल से एक अनबाइस्ड सहाफ़ी भी नहीं है, तो मतीउल्लाह तो आपके फेवरेट है ना, जिनका कल आपने नाम भी लिया, तो उन्हें बुला लें आप। इमरान रियाज के बारे में कहते हैं जी वो खुद आ जाएं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो आके पिटिशन कर लें, वो खुद अपना आके दे, हम क्यों उन्हें बुलाएं। उन्होंने कहा जी वो इसलिए ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाएं क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी तो आप उनको कोई प्रोटेक्शन देंगे, उन्हें इस बात का खदशा है कि उनके ऊपर वो मजीद किसी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते। तो कहते मैं कहाँ से प्रोटेक्शन दूँ, मेरे पास कौन सी फौज है। यानी इस किस्म की बातें, क्या माजी में ऐसा हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डर करती है, हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि जनाब आप प्रोवाइड करें सिक्योरिटी जिसकी जान को खतरा है। तो एक बंदा ऑलरेडी मौत के मुंह से निकल कर आ रहा है और वो आपको आके सारा कुछ बताए अपनी जान रिस्क पर रख के, और आप कह रहे हैं कि जी आप हम तो नहीं सिक्योरिटी, तो फिर दे कौन सकता है। अगर आप चीफ जस्टिस सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो आप इतना हुक्म नहीं जारी कर सकते कि भाई इस बंदे की स्पेशल सिक्योरिटी अरेंज की जाए। आगे से पूछ रहे हैं तो वो वैसे भी तो आमतौर पर घूम रहे हैं। भाई वो वैसे क्या आमतौर पर घूम रहे हैं, तो वो क्या वहां पर आकर सबको बताते फिर रहे हैं, नाम लेते फिर रहे हैं। खतरा तो तभी होगा ना जब आके मुंह से सच बोलेंगे वो यहाँ पर आकर अदालत के अंदर, उसकी एक कानूनी हैसियत होगी उनके बयान की जो अदालत में वो देंगे। अगर वो निजी महफिल में बैठे हुए आम कोई बात कर रहे हैं, उसकी वो हैसियत तो नहीं है जो वो अदालत में बयान देंगे। तो आम तौर पर उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होगी या अदालत में आने के बाद बयान देने के बाद उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होगी। और आप उस बात के ऊपर इतना लाइट ले रहे हैं और उसके ऊपर एक तरह की तौहीन कर रहे हैं कि अच्छा तो अब नहीं वो फिर रहे बाहर। फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा वहां पे लुकमा दे रही हैं कि अच्छा वो आकर अगर अदालत में सच बता देंगे तो फिर क्या उसके बाद वो बाहर नहीं जाएंगे। यानी आप तो बाकायदा उन्हें और डरा रही है कि भाई सच मत बोलना, उसके बाद तुमने बाहर भी जाना है। ये तो मुझे ऐसी आपकी बात से स्मेल आई है कि जैसे आप ये कह रही हैं कि देखो सच बोलेगा तो वो फिर बाहर भी तो जाएगा ना। तो आप तो उसको और वार्न कर रहे हैं कि हाँ भाई अदालत में भी तुम्हें कोई तुम्हारा वाली वारिस नहीं है, यहाँ पे सच बोलोगे तो हम तुम्हें बचा नहीं सकते, सीधी बात है। तो आप तो उससे ये कह रहे हैं। असल बात यह है कि अगर आप में दम हो, अगर आप वाकई इंसाफ करना चाहते हो, अगर आप वाकई ताकतवरों से टक्कर ले सकते हो, तो बुलाएं आप उस टक्कर के आदमी को, करें उसे अपने कटहरे में सामने खड़ा, सुने उसकी रूदाद सारी, और फिर बुलाएं उन लोगों को जिनके नाम वो ले। बुलाया आप अरशद शरीफ की वालदा को, लिए थे ना उन्होंने भी 5-6 नाम, बुलाया कभी आपने? दोबारा आप लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप दोबारा उसका केस लगा सकते। ये है आप लोगों की आइन पसंदी, ये है आप लोगों की अलमबरदारी जो इंसानी हुकूक के लिए आप उठाते हैं। इतने ही आप में दमखम होते हैं ना तो फिर आप इन लोगों को बुलाते हैं। और अगर आप इतने ही कॉम्प्रोमाइज हैं तो कल आप खुद फरमा रहे थे
कि अगर आप बात नहीं मनवा सकते तो फिर आप इस्तीफा दे दें, तो दें अब आप इस्तीफा। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप नहीं किसी मजलूम का साथ दे सकते, उसकी बुला के रुदात तक नहीं सुन सकते, तो फिर दें आप इस्तीफा। कोई हक नहीं है फिर आपको यहाँ पर अदल की कुर्सी पर बैठने का। और आप लोग यहाँ पर आकर कमजोर लोगों के ऊपर मजीद चढ़ाई करते हैं और उन्हीं के ऊपर आप भाषण सुनाते हैं और फिर आगे से उन्हें कहते हैं कि तकरीरें ना हमें सुनाएं। उनकी आप बात सुनना पसंद नहीं करते जब कोई साइल आपके पास आ जाए। हाँ, वो साइल अगर एक खास जमात से हो तब, दूसरी जमातों से हो तो फिर तो आप हंसते मुस्कुराते केस भी सुनते हैं या फिर आप उनके हक में फैसले भी करते हैं। अब इसके ऊपर जो मसला उन्होंने हल किया वो सिर्फ इतना है कि जी अब भी क्या लोग लापता हो रहे हैं। आमना मसूद जंजुआ से पूछ लेते हैं, भाई जो पहले लापता हो चुके हैं उनको तो अब हम उस मसले का तो कुछ नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कुछ कर सकते? जो पहला कोई जुर्म हुआ है उसके ऊपर आप वो जुल्फिकार भुट्टो का केस तो आप सुन सकते हैं, लेकिन जो पहले लोग लापता हुए हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। और आगे आप एक खानापुरी के लिए फर्जी सा हुक्म जारी कर दें कि हाँ भाई अटॉर्नी जनरल जरा कह दो मेरी अदालत में कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा ऐसे नहीं होगा। ओके जी, केस डिसमिस, खत्म हो गई कहानी। इंसाफ करने बैठे तो फिर पूरा करें इंसाफ। आप बुलाते आप किसी एक को तो बुलाएं, उस्मान डार को बुला लें। अभी भी उनका भाई उमर डार वो है लापता, बुलाएं। उसकी माँ को बुला लें, लाहौर हाई कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, उन्हें बुला लें कि किधर है उनका बेटा, कैसे हुआ है। अभी अगर सिर्फ अभी का आपने सुनना है केस तो अभी बुला लें। अभी कौन सा खत्म हो गया मामला जी, पुराने जो हो गए सो हो गए, अब उस पर हम क्यों बुलाएं भाई। तो ये अब सारी हकीकत आश्कार हो रही है कि कौन कितने पानी में था। जितने कोई हमें सुनाए जाते थे कहानियां कि लोग बड़े आइन पसंद हैं, वो क्या था वो सब खुल के सामने आ रहा है। बहरहाल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज फिर पहुंचे किधर, जेल अडयाला में, और वहाँ अपनी बची कुछ इज्जत ढूंढने की तलाश में। लेकिन वहाँ पर भी जाके मजीद बेइज्जती हो रही है कि जब आपका काम ये है कि मुल्क में इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ कराना है, और इतने आपके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि इतने क्वेश्चंस हैं कि अब जो आपके यानी इमरान खान के जो नाक़िद सहाफ़ी हैं वो भी अब ये कह रहे हैं, यानी मैं उस दिन जावेद चौधरी को सुन रही थी, मैं नुसरत जावेद को सुन रही, वो तक अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि ऐसा इलेक्शन कराना है तो उससे पहले कि इससे बेहतर है कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। बाकी सब तो चीख ही रहे हैं, जो नाक़िद थे वो भी अब कहने पर मजबूर हो गए। हामिद मीर साहब ने इसको फ्रॉड इलेक्शन कह दिया, और आपका अपना जो काम है उसके ऊपर इतना सब तनकीद कर रहे हैं और आपको आईना दिखा रहे हैं, और आप इतने बेशर्म हैं कि अपना काम ठीक करने के बजाय जाके वहाँ पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप पूरी कौम के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे क्योंकि सभी आपकी तौहीन करेंगे जिस तरीके का आप इलेक्शन करा रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपनी तौहीन कर रहे हैं इस तरह का इलेक्शन करा के। फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, उस पर भी क्वेश्चंस हैं। उनके वकला का ये कहना है जी वकला मौजूद नहीं थे और फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अब इसके ऊपर मैं क्या बात कर सकती हूँ, इसी तरह के केसेस चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक जो अच्छी खबर है वो ये कि उमैर नियाजी के मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। उमैर नियाजी साहब जो कि कवरिंग कैंडिडेट है इमरान खान साहब के, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए मियाँ वाली से। और अजीब व गरीब किस्म के जो इल्ज़ामात और वजूहात हैं उनके पेपर्स रिजेक्ट करने की, उनका क्या था एक यानी आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि किस तरह की बातें हैं कि जी एक गाड़ी उन्होंने ख़रीदी, अभी वो नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एसेट्स में शो कर दी कि चूँकि मैं ख़रीद चुका हूँ तो उन्होंने एसेट्स में शो कर दी। तो इसके ऊपर एतराज़ लगाया हुआ है कि जनाब आपने एक किसी और की चीज़ को अपने एसेट्स में डिक्लेयर कर दिया, तो ये मिस डिक्लेरेशन है, कागजात मुस्तरद। तो बहरहाल अब वो हाई कोर्ट जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें कागजात उनके मंजूर हो गए। और एक और जो बड़ी अहम खबर है वो ये कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले का निशान से मुतालिक फ़ैसला था उस पर जो स्टे दिया था इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ऊपर, तो वो स्टे भी वापस ले लिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बहाल हो गया है वापस। यानी आप दूसरे आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि बल्ला एक दफ़ा फिर छीन लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब इसके खिलाफ जाहिर है अपील तो कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो अभी ये सिर्फ जो समाअत थी, इब्तदाई समाअत थी जिसमें जो स्टे दिया गया था उसको हटाया गया है। तो अब इस पे प्रॉपर एक डिविजनल बेंच बैठेगा और ये डिविजनल बेंच 9 जनवरी को इस पर मजीद समाअत करके फाइनल फैसला दे देगा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था नहीं था। और फिर उसके बाद जो हतमी फैसला आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से।
लेकिन अगर आप मौजूदा तनाजुर में देखें तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, और अगर बिलफर्ज वो खिलाफ आ भी रहा होगा पीटीआई के, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उनको कितना का इंसाफ मिल रहा है उसका जो एक बाकी केसेस चल रहे हैं उसमें आपको अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि कितना इंसाफ मिल रहा है। तो इसलिए अब पीटीआई को मेरा ख्याल है कि इसी बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये समझ लें कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं है और उसके बगैर ही जाना है और उसके मुताबिक ही हिकमत अमली तैयार करे। बाकी ये जो अदालतों की खानापुरी है, ये खानापुरी ही है, ये सिर्फ और सिर्फ खानापुरी है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी आपके पास वो ऑप्शन था वहाँ पे नहीं गए। तो जो असल में बात ये कि जो इनके खिलाफ सारी प्लानिंग हुई है, जिस तरीके से इन्हें इलेक्शन से आउट करने की प्लानिंग है, जिस तरीके से इन्हें मजबूर करने की प्लानिंग है, सिस्टम से ही निकालने की प्लानिंग है, तो वो ये सारा उसी का तसलसल है। अब अदालतें भी उसी में ही आलाकार बनी हुई हैं। कुछ बीच में एक आध जज थोड़ा सा प्लान को डिस्टर्ब करता है, लेकिन अल्टीमेटली प्लान वही इम्प्लीमेंट होगा जो कि तयशुदा है। तो ये है कि ये खानापुरी वाला काम अदालतों में चलता रहेगा साथ साथ कि जनाब हमने वहाँ पे भी अपील की, वहाँ पे भी, लेकिन जो अपना गेम प्लान है वो उसी के मुताबिक पीटीआई को बनाना होगा कि ऐसे समझ के कि जैसे फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से भी, और वो ये है कि बल्ला नहीं है, और फिर जो खबरें आ रही है वो यही कि इमरान खान साहब को पता था इन्होंने यही करना है, तो उन्होंने भी जो प्लानिंग की हुई है वो आगे की प्लानिंग की है, वो वहाँ से ही बात शुरू हो रही है कि बल्ला नहीं है और उसके बगैर जाना है इलेक्शन में, तो उसी के मुताबिक ही उन्होंने आगे प्लान करना है। वो जो सारी चीज़ें हैं उसकी कुछ ऑप्शंस तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और कुछ ज़ाहिर है हतमी तौर पर जो उसका ऐलान है वो पीटीआई वाले खुद ही करेंगे।